हेलो गाइज, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 12 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखेंगे कि कक्षा 11 में जो चैप्टर है वो 12 से किस प्रकार लिंक है। तो कक्षा 11 में हमने पढ़ा था समुच्चय, संबंध एवं फलन। ये दोनों चैप्टर है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, वो अच्छी तरह से 11th में पढ़ेंगे। तो इसका सीधा सीधा कनेक्शन है आपके 12th में। पहला नंबर चैप्टर है आपके संबंध एवं फलन। इससे फिर इसमें त्रिकोणमितीय फलन है और 12th में है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। फिर एक क्रमचय संचय है, इसका कनेक्शन आपके इससे आपके ये प्रायिकता से भी है और ये लगभग इसे नई टॉपिक है 12th में, वो ये है अवयव और सारणिक। और ये जो सीमा और अवकलज चैप्टर है 13वां, इससे रिलेटेड ये 4 या 5 चैप्टर है, कम से कम 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, ये पाँचों के पाँचों चैप्टर है वो इस 11th के 13वें नंबर चैप्टर से कनेक्टेड है। इसमें ये 11वें में ये हट चुका है और ये वाला भी हट चुका है। 14वां चैप्टर हट गया और चौथा नंबर चैप्टर हट गया है। तो आज हम कक्षा 12 का संबंध एवं फलन फर्स्ट नंबर चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं। कक्षा 11 में हमने पढ़ा था एक समुच्चय और संबंध एवं फलन, दो चैप्टर। इसमें समुच्चय में हमने क्या पढ़ा था, प्रांत, सप्रांत, परिसर के बारे में देखा था और कार्तीय गुणन के बारे में हमने पढ़ा था। फिर इनका निरूपण हमने देखा था। निरूपण में हमने रोष्ट रूप और समुच्चय निर्माण रूप ये हमने देखा था। संबंध एवं फलन में इनके प्रकार हमने पढ़े थे। अब 12th में हम क्या पढ़ेंगे, 12th में संबंध एवं फलन है, पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। इसके बारे में सामान्य डिस्कशन होगा। उसके बाद में संबंध एवं फलन के प्रकार पढ़ेंगे, फिर फलनों का संयोजन पढ़ेंगे, फिर व्युत्क्रमणीय और फिर द्विआधारीय संक्रिया, ये फर्स्ट नंबर चैप्टर में है। तो देखते हैं। सबसे पहले जो हमने 11th में संबंध एवं फलन पढ़ा था, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट वो हम देखते हैं कि कर्मित युग्म ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। कर्मित युग्म ऑर्डर्ड पेयर, एक कर्मित युग्म में दो अवयव एक निश्चित क्रम में दिए हुए होते हैं, जैसे ए और बी हमने पढ़ा था। जैसे ये एक हो गया, इसमें आपने ए और बी दो अवयव हो गए। एक कर्मित युग्म दो अवयवों वाला समुच्चय नहीं होता है। इसमें ये दो अवयवों का एक समुच्चय नहीं होता है, एक दो अवयवों का समुच्चय नहीं होता है। समुच्चय को तो हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये समुच्चय नहीं होता है। द्विविमीय समतल में एक बिंदु की स्थिति का कर्मित युग्म, जैसे ये 1 2 2 2, ये इस प्रकार हम इसको दर्शाते हैं। तो कर्मित युग्म का मतलब क्या है, जोड़े में दो संख्याएं। और कर्मिक त्रिक का मतलब हो जाए तीन संख्याएं हो जाएगी, एक तीन संख्याओं का एक पेयर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो समुच्चय लिए हमने, दो ए और बी, दो समुच्चय ए और बी लिए, इनका कार्तीय गुणन सभी कर्मित युग्मों ए बी का अशून्य समुच्चय होता है। अशून्य समुच्चय का मतलब क्या होता है, उसमें शून्य नहीं होता है। अशून्य का मतलब है रिक्त नहीं होता है, अशून्य समुच्चय होता है। जहाँ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए तब बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, इसे ए इंटू बी द्वारा निरूपित करते हैं, ए क्रॉस बी द्वारा निरूपित करते हैं। अब जैसे हमने उदाहरण के लिए लिया, जैसे इसमें ए क्रॉस बी इक्वल टू समुच्चय ए बी, ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। जैसे हमने लिया एक समुच्चय लिया ए बराबर 1 2, समुच्चय लिया हमने 1 और 2, एक समुच्चय हमने ले लिया 1 2 और दूसरा समुच्चय ले लिया हमने ए और बी। अब इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे ए और बी, इन दोनों का गुणा करेंगे ए इंटू बी, तो एक को पहले ए से गुणा कर दिया तो एक ए आ गया, ए को ए से गुणा किया, फिर ए को बी से गुणा किया तो एक बी आ गया, फिर दो को ए से गुणा किया दो ए आ गया, और दो को बी से गुणा किया दो बी आ गया। तो इनका एक क्या बन गया, एक ये अशून्य समुच्चय बन गया।
तो यही चीज़ बोली है कि A इंटू बी कार्तीय गुणन होता है सभी कर्मित युग्मों, ये कर्मित युग्म है, ये कर्मित युग्म है, इनका अशून्य समुच्चय होता है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ये हमने 11th में पढ़ा है। अब आगे देखते हैं संबंध। संबंध क्या चीज़ है? रिलेशन। A इंटू बी, A क्रॉस बी का प्रत्येक अशून्य उप समुच्चय, अशून्य उप समुच्चय A से B में एक संबंध परिभाषित करता है। यदि A टेंस टू B में R एक संबंध है तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? R बराबर समुच्चय A B, जहाँ ए बी है वो बिलोंग किस में कर रहे हैं? ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहे हैं। यानी इसमें ये कहा गया है कि ए और बी दो समुच्चय दिए गए हैं तो इनका कार्तीय गुणन करेंगे तो ए क्रॉस बी होगा। तो ए क्रॉस बी का जो प्रत्येक उप समुच्चय होगा, प्रत्येक उप समुच्चय होगा, वही तो क्या होगा? रिलेशन होगा। उन्हीं में तो संबंध होता है भाई, संबंध उन्हीं में होगा। यही चीज इसने बोला है कि उप समुच्चय ए से बी में एक संबंध स्थापित करता है। भाई जैसे यहाँ हमने दे दिया, यहाँ हमने लिखा कि जैसे जस्ट हमने इसमें देखा था, जैसे पहले हमने देखा था कि ए क्रॉस बी हमने किया, इसको हमने किया तो एक ए एक बी दो ए दो बी, ये क्या बन गया? एक समुच्चय है। अब इस समुच्चय में से इस समुच्चय का हमने एक उप समुच्चय ले लिया, हमने कोई एक रिलेशन रख दिया, इनमें से हमने एक ये वाला आ गया, एक ए और एक बी, ये एक हमने संबंध बना दिया। तो ये संबंध क्या है? ये जो संबंध बना, ये संबंध बना, ये उप समुच्चय ही तो है। ये क्या है? इसका सबसेट ही तो है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि एक ए एक बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये होता है एक उप समुच्चय। समुच्चय समुच्चय का एक कर्मित युग्म होता है, वही क्या होता है? उप समुच्चय। ये चीज है। आगे देखते हैं। फिर ये हो गया कि एक अशून्य उप समुच्चय ए से बी में संबंध स्थापित करता है। फिर इसमें प्रांत और परिसर, प्रांत और परिसर के बारे में पढ़ेंगे। प्रांत डोमेन क्या होता है? समुच्चय ए से बी में संबंध आर के कर्मित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। दो हमने समुच्चय लिए, एक दो तीन, और इसको हमने ले लिया 4 5 6। तो इसमें से जो अवयव, जैसे इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है, तो इसके जो ये ए अवयव हो गया, ये बी समुच्चय हो गया, तो इसके जो भी समुच्चय जो भी अवयव काम में आ रहे हैं वो तो क्या हो जाएगा? प्रांत। और समुच्चय ए परिसर रेंज, समुच्चय ए से बी में संबंध आर के कर्मित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। इनमें से जो बी समुच्चय है, दूसरा वाला समुच्चय, उसमें जो भी अवयव काम आ रहे हैं वो क्या हो जाएगा? परिसर। और सह प्रांत क्या होता है? समुच्चय बी संबंध आर का क्या कहलाता है? सह प्रांत कहलाता है। समुच्चय जो बी होगा बाद वाला, उसमें पूरा का पूरा, पूरे के पूरे अवयव, चाहे वो काम आ रहे हैं, यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, पूरे के पूरे अवयव क्या हो जाएंगे? सह प्रांत हो जाएंगे। तो प्रांत, सह प्रांत और परिसर। वापस देखो कि दो समुच्चय लिए ए और बी, दो समुच्चय लिए ए और बी, फिर हम इनमें हमने संबंध को दर्शाया। तो ए के जो समुच्चय ए के जो अवयव काम में आ रहे हैं, वो तो क्या हो जाएंगे? प्रांत। और समुच्चय बी के जो अवयव काम आ रहे हैं दूसरे घटक के, वो क्या हो जाएंगे? परिसर। और समुच्चय बी के जितने भी अवयव है, चाहे वो काम आए चाहे नहीं आए, वो सब क्या होंगे? सहप्रांत। तो इस तरह से इसको हम देखेंगे। अभी आगे देखेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे। फिर जैसे ये ले लिया एक संबंध। संबंध क्या होता है? जैसे हमने एक समुच्चय लिया ए, समुच्चय ले लिया हमने ए, इसमें 1 2 3 4 5 ले लिया। फिर बी समुच्चय लिया हमने, बी में अवयव है 1 2 3 4 5 6 ले लिया। अब इनका हमने संबंध दर्शा दिया। 1 का संबंध है 3 से, 2 का संबंध है 4 से, 3 का संबंध है 5 से, 4 का संबंध है 6 से। ये हमने दर्शा दिया। तो इसका प्रांत क्या आएगा? इसका
प्रांत क्या आएगा, पहले तो देखेंगे इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे और रोष्ट रूप में कैसे लिखेंगे। तो रोष्ट रूप में तो सीधा हो जाएगा 1 का संबंध 3 से तो 1 3, 2 का संबंध 4 से तो 2 4, 3 का संबंध 5 से तो 3 5 और 4 का संबंध 6 से तो 4 6 लिख दिया। ठीक है, अब इनमें कोई संबंध होता है तो संबंध लिख दो। समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप में R इक्वल टू समुच्चय अक्स वाई, अक्स वाई सच दैट वाई, वाई ये वाला हो गया वाई के अवयव, ये वाला हो गया अक्स का अवयव। ठीक है, वाई अक्स प्लस 2, यानी जो संबंध दर्शा रहे हैं वो अक्स से 2 ज्यादा है या नहीं है। 1 का संबंध 3 से, इसका मतलब 2 ज्यादा है। 2 का संबंध 4 से, इसका मतलब 2 ज्यादा है। 3 का संबंध 5 से, 2 ज्यादा है। और 4 का संबंध 6 से, इसका मतलब 2 ज्यादा है। तो इसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं क्या, अक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू अक्स प्लस 2, अक्स बिलोंग कर रहा है ए से, वाई बिलोंग कर रहा है बी से। तो ये चीज है, ये समुच्चय निर्माण रूप हो गया। तो रोष्ट रूप कैसे लिखेंगे और समुच्चय निर्माण रूप कैसे लिखेंगे, इस प्रकार। अब इनका अगर प्रांत हमें प्रांत से प्रांत और परिसर निकालने के लिए बोले तो ए के अवयव जो काम में आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रांत डोमेन। तो ए के कौन कौन से अवयव काम आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये क्या हो गए, प्रांत। परिसर में जो बी के अवयव जो काम में आ रहे हैं वो हो जाएगा परिसर। तो बी के अवयव 3 4 5 और 6, तो 3 4 5 और 6। सह प्रांत में क्या हो जाएगा, कोडोमेन, बी के जो भी अवयव है सभी अवयव, तो बी के सभी अवयव 1 2 3 4 5 और 6। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, सह प्रांत। फिर आगे देखते हैं, फिर हमने एक उदाहरण और लिया, जैसे संबंध है तो हमने एक समुच्चय लिया ए 1 2 3 4, बी भी लिया 2 3 4 5 और 6, बी में ये अवयव है। इसका संबंध कर दिया ए रिलेशन बी से, ए रिलेशन ए बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए आर बी, ए आर बी। अक्स है ये और ये हो गया वाई। ठीक है, तो इसका संबंध 1 का संबंध है 2 से, 2 का संबंध है 3 से, 3 का संबंध है 4 से, 4 का संबंध है 5 से। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकंड वाला अवयव 1 से, अक्स से क्या है 1 अधिक है, तो y इक्वल टू अक्स प्लस 1, ये हमने संबंध दर्शा दिया। तो r रोष्ट रूप क्या हो जाएगा, a के जो अवयव काम में आ रहे हैं वो लिख दो। a के अवयव नहीं, इसमें रोष्ट रूप में क्या लिखेंगे कि इनमें जो जो संबंध दिया गया है वो लिख दो। तो 1 का संबंध 2 से, तो 1 2 2 3 3 4 और 4 5, ये तो हो गया इसका रोष्ट रूप। समुच्चय निर्माण रूप क्या हो जाएगा, r इक्वल टू अक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू अक्स प्लस 1, जहाँ अक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी दिया गया है। ठीक है, ये क्या हो गया, समुच्चय निर्माण रूप हो गया। फिर देखेंगे, फिर यहाँ से देखिए, जैसे एक समुच्चय हमने ले लिया P, एक समुच्चय लिया P से P में रिलेशन संबंध दर्शाया गया है। जैसे 1 2 3 4, P में कौन से अवयव है, 1 2 3 4 और P में 1 2 3 4। तो ये तो हो गया y और ये हो गया आपके अक्ष। तो R P से P में दर्शाया गया है। तो यहाँ हमने एक संबंध देखा कि इसका संबंध किस किस से है, एक का संबंध 2 से है, एक का संबंध 3 से है, एक का संबंध 4 से है। ठीक है, और 2 का संबंध 3 से है, 2 का संबंध 4 से है, 3 का संबंध 4 से है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि रोष्ट रूप में लिखेंगे तो r बराबर 1 का संबंध 2 से, 1 का संबंध 3 से, 1 का संबंध 4 से। तो 1 2 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, फिर 3 4। तो ये क्या हो गया, ये आपके रिलेशन रोष्ट रूप में हो गए। फिर इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो y क्या है, y है अक्ष से बड़ा है, अक्ष से बड़ा है। तो इसको हम लिखेंगे r इक्वल टू अक्स वाई, समुच्चय अक्स वाई सच दैट y इज ग्रेटर देन अक्ष है, जहाँ से अक्स बिलोंग्स टू a में कर रहा है और y बिलोंग b में कर रहा है। अभी इसके अगर
प्रांत सह प्रांत और परिसर निकालें तो प्रांत यानी 1 2 3 ये आ रहे हैं प्रांत। एक पी के जो अवयव काम आ रहे हैं पहले वाले घटक के वो 1 2 3 है। सह प्रांत समुच्चय पी पूरा हो जाएगा 1 2 3 4 पूरा लिख सकते हैं। परिसर में कौन कौन से अवयव काम आ रहे हैं? परिसर में दूसरे घटक के 2 3 और 4 तो 2 3 4। इस प्रकार हमने इसको समझा कि संबंध क्या चीज है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर मैपिंग। मैपिंग यानी होता है एक चित्रण। चित्रण होता है जैसे ए से बी में मैपिंग दिया गया है। ए एक समुच्चय है जिसमें 1 2 3 अवयव है और बी में 4 5 6 अवयव है। तो ए से एफ में दर्शाया गया है फलन संबंध दर्शाया गया है कि यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि ए का संबंध दर्शाया 4 से, एक का संबंध दर्शाया गया 5 से, एक का संबंध दर्शाया गया 6 से, फिर 2 का संबंध दर्शाया 4 से, फिर 2 का संबंध 5 से, 2 का संबंध 6 से, 3 का संबंध 4 से, 3 का संबंध 5 से, 3 का संबंध 6 से। तो इसको हमने ए क्रॉस ए किया, ए क्रॉस ए किया, यानी इसको ही हमने ए क्रॉस ए कर दिया। तो जैसे ही ए क्रॉस ए करेंगे तो पहला एक है वो 4 से, इसका संबंध 4 से हो गया था, 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6, फिर 2 4, 2 5, फिर 2 6, फिर 3 4, फिर 3 5, फिर 3 6, 3 4, 3 5 और 3 6। और ये जो है इसके अंदर, ये समुच्चय के अंदर जो भी है इनको हम क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म। तो ये क्या है? ये जो भी है एक क्रॉस एक पूरा क्या है? एक समुच्चय है, एक पूरा समुच्चय है। और इसका जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया हमने तो इनमें से कुछ भी एक संबंध लिया, जैसे 1 4 3 ज्यादा है और फिर हमने 2 5, फिर एक हमने लिया 3 6, एक ऐसा कुछ संबंध ले लिया 1 4 2 5 3 6, यानी जो y है वो अक्ष से क्या है? 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ये एक संबंध ले लिया। तो ये जो संबंध आया 1 4 2 5 और 3 6, ये इसी का तो उपसमुच्चय है या नहीं है? ये इसी का ही उपसमुच्चय है। ये पूरा एक समुच्चय था, क्रॉस प्रोडक्ट था। तो इसका क्या हो गया? ये क्या हो गया? रिलेशन दर्शा दिया और ये उपसमुच्चय हो गया। तो इस प्रकार हमने इसको देखा। आगे देखते हैं। रिलेशन, दो वस्तुओं के बीच परस्पर संबंध। दो वस्तुएं ले लो, दो फलन ले लो, दो कुछ भी ले लो, उनके दो समुच्चय ले लो, तो उसके बीच में जो परस्पर संबंध होता है वही क्या? रिलेशन। और कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय, अभी अभी हमने देखा था, जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया था उसका ही उपसमुच्चय। क्रॉस प्रोडक्ट था वो क्या हो गया? एक पूरा समुच्चय, उसका उपसमुच्चय यानी सबसेट होता है, यानी आर सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशन। उदाहरण लेते हैं, जैसे एक और 2 और बी ले लिया 3 और 4। ए समुच्चय है उसमें 1 और 2 हो गए, और बी समुच्चय उसमें 3 और 4 हो गए। तो ए क्रॉस बी किया हमने, तो 1 3 1 4 2 3 2 4। अब हमने रिलेशन ले लिया, एक संबंध बना दिया कि ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ए और बी ले लिया, उसको समुच्चय में रखा, और वो कहाँ से बिलोंग करें? ए क्रॉस बी में, जहाँ ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। जहाँ संबंध दर्शा दिया कि बी इज ग्रेटर देन ए, यानी बी है वो ए से क्या है? बड़ा है। बी यानी ये देखो 3 1 से बड़ा है, 4 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है, ये एक संबंध दर्शा दिया। तो जब ये संबंध दर्शाया, इसको हमने ये संबंध लिया कि b इज ग्रेटर देन a। तो इसमें से कौन कौन से अवयव लेंगे? 1 3 1 4 2 3 2 4, ये हो गया। तो इसमें ये इसका क्या है? एक उपसमुच्चय है। फिर आर लिया हमने, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ए से बिलोंग कर रहा है, बी बी से बिलोंग कर रहा है, बी माइनस ए बराबर 1। ये एक संबंध दे दिया, बी माइनस ए बराबर 1। तो इनमें से कौन सा होगा? ये एक पूरा समुच्चय है, ये पूरा क्या है? एक समुच्चय। इसमें से b माइनस ए
इन दोनों का अंतर करेंगे 1 आना चाहिए, तो 2 और 3 ही है, तो ये क्या हो गया, एक संबंध हो गया। तो ये इसका क्या है, एक उपसमुच्चय तो है, इसका क्या हो गया, एक उपसमुच्चय हो गया। तो कार्तीय गुणन का क्या हो गया, एक उपसमुच्चय A क्रॉस A, ये क्या होता है, एक संबंध होता है। अब एक चीज और है कि नंबर ऑफ एलिमेंट A बराबर क्या हो जाएगा, जैसे 2 है और नंबर ऑफ एलिमेंट B बराबर 2, यानी समुच्चय A में भी 2 अवयव है, समुच्चय A में भी 2 अवयव है, समुच्चय B में भी 2 अवयव है। तो जब इनके दोनों को A क्रॉस B का हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे, अवयवों की संख्या निकालेंगे, तो 2 गुणा 2 कर दो। इसमें अवयवों की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटू क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट B, तो 2 इंटू 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 4। तो इस प्रकार इसको निकालेंगे। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट A में कितने अवयव है, 3 अवयव है, और नंबर ऑफ एलिमेंट B में अवयव है 4। तो नंबर ऑफ A क्रॉस B में कितने अवयव हो जाएंगे, इसमें अवयव हो जाएंगे 3 इंटू 4 बराबर 12 अवयव हो जाएंगे। तो इनका सीधा गुणा कर दो, ये हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। अब हम संबंधों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। संबंधों के प्रकार, संबंध हमने पढ़ लिया। अब ये संबंध कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। संबंध के प्रकार यानी ए से ए में एक संबंध होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं उसको हम देखेंगे। तो पहला होता है स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध का मतलब ये है कि ए से ए में संबंध होना चाहिए, मतलब कोई भी अवयव है उस अवयव का उसी में क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। उसके अलावा चाहे किसी से हो, परंतु उससे तो होना ही चाहिए। जैसे एक समुच्चय दे दिया, यहाँ दे दिया 1 2 3, और ये समुच्चय दे दिया 1 2 3। अब एक का ए से संबंध होना ही चाहिए, 2 का 2 से संबंध होना ही चाहिए, 3 का संबंध 3 से होना ही चाहिए। अगर एक का संबंध 2 से हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु एक का संबंध 1 से तो होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये क्या है कि स्वतुल्य संबंध, यानी अपनी तुलना करनी है, खुद स्वयं का स्वयं से संबंध होना अनिवार्य है। तो ये हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा है एक बिलोंग्स टू आर, 2 बिलोंग्स टू आर, 3 बिलोंग्स टू आर, देन ये क्या हो जाएगा, एक स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। सम्मित संबंध दूसरा संबंध है, सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। इसका मतलब ये होता है कि इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू भी आर होगा। सम्मित का मतलब क्या होता है, उसके समान ही होना चाहिए। जैसे 1 का 2 से संबंध है तो 2 का 1 से भी संबंध होना अनिवार्य है। 1 का 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए। जैसे 1 का 5 से संबंध है तो 5 का 1 से होना अनिवार्य है, मतलब उसका रिफ्लेक्स उसका होना चाहिए। ठीक है, सम्मित सिमेट्रिक होना चाहिए। फिर जैसे इसमें हमने देखा कि जैसे 1 का 2 से संबंध है तो 2 का 1 से संबंध है, 2 का 3 से संबंध है तो वापस 3 का 2 से संबंध है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके सम्मित संबंध हो जाएगा। इसके हम क्या करेंगे, अभी उदाहरण लेंगे, उदाहरण में देखेंगे। फिर संक्रामक संबंध, तीसरा संबंध क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो बी से बी को हटा दो और ए का संबंध भी सी से होना जरूरी है। यानी ए का बी से संबंध है और बी का सी से संबंध है, तो ओब्वियसली ए का सी से संबंध भी होना जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो वो संबंध कौन सा हो जाएगा, संक्रामक, वरना संक्रामक नहीं होगा। तो इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ए 1 2 3, आर से आर रिलेशन है ए से ए में। ठीक है, अब ए का ए से, जैसे इसको हमने इसको दे दिया, जैसे एक ये लिखा, ये 1 2 3, ठीक है, वापस 1 2 3, इसका हमने संबंध लिखा। ठीक है, ये लिखा।
अब ये बोल रहा है कि जैसे ये देखा है आर, अब ये हमें देखना है कि ये सममित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है या नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे 1 1, 2 2, 3 3, यानी स्वयं का स्वयं से संबंध है। इसके अलावा है तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु स्वयं का स्वयं से संबंध है 1 1 का, 2 2 का, 3 3 का। ठीक है, इसका मतलब ये सममित तो है, इसका मतलब ये स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य, स्वतुल्य है। फिर सममित चेक करेंगे। सममित के लिए क्या होता है कि एक जो समान है उसको तो छोड़ दो, क्योंकि एक का एक तो एक वापस एक हो जाएगा, दो दो से संबंध है तो दो दो से वापस हो जाएगा, तो समान है उसको छोड़ दो। इसके अलावा देखो, एक दो का संबंध है, एक दो का संबंध है, तो वापस दो एक का संबंध है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये सममित नहीं, सममित नहीं है। फिर संक्रामक देखेंगे, तो संक्रामक में क्या है कि अब एक चीज़ और है। संक्रामक में अगर आपको जैसे ऐसे दे दिया कि एक दो का संबंध है, वापस दो एक दो का किसी और से संबंध है, तो उससे वो रिलेशन हटना चाहिए। जैसे दो का तीन से संबंध है तो दो से दो हटाओ और फिर एक का तीन से संबंध है, तब वो संक्रामक होगा। परंतु अगर आगे कोई भी अवयव नहीं दे रखा है तो वो संक्रामक हो जाएगा। जैसे एक का दो से संबंध है तो ये क्या हो जाएगा? सीधा, आगे कुछ भी नहीं दे रहा है तो ये संक्रामक भी होगा, संक्रामक होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार ये देखते हैं कि ये सममित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है या नहीं है। तो एक एक, दो दो, तीन तीन, इसके अलावा कोई है या नहीं है उससे हमें मतलब नहीं है, तो ये स्वतुल्य हो जाएगा, ये स्वतुल्य हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। सममित के लिए देखेंगे, सममित के लिए देखेंगे तो इनको तो छोड़ दो, एक का संबंध दो से, दो का संबंध एक से, तो एक का संबंध एक से है। फिर यहाँ देखो, एक का संबंध दो से, दो का संबंध तीन से है, तो दो को दो से हटाएंगे तो एक का संबंध तीन से है क्या? नहीं है इसमें, तो इसका मतलब एक तीन इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सममित नहीं है, सममित नहीं है, सममित नहीं है। संक्रामक के लिए देखेंगे, संक्रामक के लिए देखेंगे, संक्रामक देखेंगे। अच्छा, सममित के लिए देखते हैं। सममित, सममित ये हो जाएगा, संक्रामक नहीं है। सममित तो है, सममित के लिए देखो, एक का दो से संबंध है, दो एक का संबंध है, दो का तीन से संबंध है, तीन का दो से संबंध है, इसका मतलब ये सममित है, संक्रामक नहीं है। संक्रामक क्यों नहीं है? क्योंकि एक का संबंध तीन से नहीं है, तो संक्रामक नहीं होगा, सममित हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, दो दो, तीन तीन, तो एक का एक से संबंध नहीं है, इसका मतलब स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। फिर सममित, सममित के लिए देखेंगे कि एक का दो से है, दो का एक से है, इसका मतलब सममित है। संक्रामक देखेंगे, संक्रामक देखेंगे तो एक एक का दो से, दो का एक से, तो दो से दो से हटाओगे तो एक एक है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये संक्रामक, संक्रामक संबंध नहीं है। इसी प्रकार लास्ट देखेंगे कि दो का दो से संबंध, तीन का तीन से संबंध, एक का दो से, तो एक का एक से संबंध नहीं है, इसका मतलब स्वतुल्य तो नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए देखेंगे तो एक का दो से है क्या? दो का एक से है क्या? नहीं है, तो सममित भी नहीं है। संक्रामक के लिए देखेंगे कि दो का दो से, तीन का, एक का दो से है, आगे कुछ भी, आगे कोई भी अवयव नहीं दिए है, तो इसका मतलब ये संक्रामक तो हो जाएगा। और अगर इसके आगे अवयव दे तो फिर इसको, जैसे दो दो एक दे दिया, इसमें दिया था, जैसे दो एक दिया था, फिर दो से दो का एक का एक से है, नहीं है, तो ये संक्रामक नहीं था। तो इस प्रकार आगे कोई भी अवयव नहीं दे रहा तो फिर संक्रामक होगा। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि संबंध के प्रकार में कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है,
सम्मित संबंध क्या होता है और संक्रामक संबंध क्या होता है। तो ये सीधे सीधे प्रश्न आता है कि कोई आपको रिलेशन दे देगा और वो बताएगा कि बताओ ये स्वतुल्य है या नहीं है, ये सम्मित है या नहीं है, ये संक्रामक है या नहीं है। तो इस प्रकार इसको करेंगे। वापस देखो, स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे कि स्वयं का स्वयं से संबंध होना अनिवार्य है, इसके अलावा हो या नहीं हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद का खुद से तो संबंध होना ही जरूरी है। ठीक है। सम्मित के लिए ए का बी से संबंध है तो बी का ए से संबंध होना अनिवार्य है, अगर नहीं है तो वो सम्मित संबंध नहीं होगा। एक का दो से संबंध है तो दो का एक से संबंध होना जरूरी है, नहीं है तो फिर वो सम्मित नहीं होगा। संक्रामक के लिए क्या है कि ए का बी से संबंध है और बी का सी से संबंध है तो ए का सी से संबंध भी होना जरूरी है। जैसे एक का दो से संबंध है और दो का तीन से है तो एक का तीन से संबंध होना जरूरी है, अगर है तो संक्रामक हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो इस तरह से ये संबंध के प्रकार हमने देखे। अब आगे देखते हैं। संबंध के प्रकार में दो प्रकार और आते हैं, इन्हें तुच्छ संबंध के बारे में तुच्छ संबंध देखते हैं। एक तो होता है रिक्त संबंध, एक होता है सार्वत्रिक संबंध। रिक्त संबंध होता है ऐसा संबंध जिसमें एक भी अवयव नहीं हो। ऐसा संबंध जिसमें एक भी अवयव नहीं हो तो वो क्या हो जाएगा, रिक्त संबंध। सार्वत्रिक संबंध का मतलब होता है ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। जैसे रिक्त संबंध के एग्जाम्पल देखते हैं। एम्प्टी रिलेशन, ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि आर बराबर फाई है तो फाई क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्तीय गुणन है ए क्रॉस ए, तो कोई भी समुच्चय है उसका रिक्त समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय कोई भी समुच्चय है उसका फाई क्या होता है, एक उप समुच्चय होता है, ये ध्यान रखना है। कोई भी समुच्चय ले लो उसका फाई क्या होता है, एक उप समुच्चय होता है। ठीक है। तो आर बराबर फाई है तो फाई क्या हो जाएगा, सबसेट ए क्रॉस ए का। जैसे ये एग्जाम्पल लिया, ए बराबर एक दो, यानी एक समुच्चय है उसमें अवयव है एक और दो, बी में समुच्चय है तीन और चार, बी समुच्चय में कितने अवयव हैं, तीन और चार, दो अवयव है। ए क्रॉस बी किया तो एक तीन एक चार, दो तीन दो चार। अब हमने रिलेशन देखा, एक रिलेशन देखा कि ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है। तो रिलेशन आर बराबर समुच्चय ए बी बिलोंग्स ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, जबकि इसमें दिया गया संबंध दिया गया है कि ए इज ग्रेटर देन बी। तो ए इज ग्रेटर देन बी है, ए बी से बड़ा है, इसमें कोई है क्या, कोई भी है क्या अवयव, एक तीन नहीं है, एक चार नहीं है, दो तीन दो चार, इसका मतलब इसमें कौन सा हो गया, फाइव हो गया। तो इसको हम लिखेंगे फाइव। रिलेशन क्या हो गया इसमें, फाइव, यानी एक रिक्त समुच्चय, कोई भी अवयव नहीं है, कोई भी अवयव नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। तो इसको हम आर को हम लिख सकते हैं फाइव। तो फाइव सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो इस प्रकार इसको हम देखेंगे कि ये रिक्त संबंध क्या होता है, इसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। इसी प्रकार सार्वत्रिक संबंध में क्या होता है, ए क्रॉस बी ही होता है। देखते हैं। जैसे एक अवयव लिया ए, एक समुच्चय लिया ए, उसमें अवयव एक दो, और बी समुच्चय उसमें तीन और चार है। ए क्रॉस बी किया एक तीन एक चार दो तीन दो चार। फिर रिलेशन लिया ए बी बिलोंग्स टू आर, फॉर आल ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, और बी इज ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन ए, इसका मतलब ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से अवयव आ जाएंगे, एक तीन एक चार दो तीन दो चार। रिलेशन पूरा का पूरा हो गया, पूरा का पूरा हो गया। इसको हम लिख सकते हैं आर बराबर ए क्रॉस ए, यानी जो पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आया वो क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए हो गया। ये क्या होता है, ये होता है एक सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध। तो इस प्रकार सार्वत्रिक संबंध क्या होता है कि ए क्रॉस ए, यानी जो भी समुच्चय
समुच्चय में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है उसके जितने भी क्रमित युग्म बन रहे हैं वो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, उप समुच्चय हो जाएंगे। जो रिलेशन में हैं, जो रिलेशन में पूरे के पूरे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा। इसमें से कोई भी अवयव है वो छूटेगा नहीं, पूरे के पूरे अवयव आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा इसमें सार्वत्रिक संबंध में यानी यूनिवर्सल रिलेशन। तो इस प्रकार हमने आज पहले तो संबंध के बारे में पढ़ा, समुच्चय के बारे में देखा था, समुच्चय में क्रमित युग्म पढ़ा था, फिर कार्तीय गुणन पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, फिर संबंध के बारे में पढ़ा, संबंध के बारे में पढ़ा। संबंध के बारे में पढ़ने के बाद में हमने संबंध के प्रकार के बारे में पढ़ा और फिर ये दो संबंध आ गए, ऋक् संबंध और सार्वत्रिक संबंध पढ़ा। तो और प्रांत और परिसर संबंध के कोई भी संबंध दे दिया तो उसमें प्रांत और परिसर क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है, इस प्रकार आज हमने ये समझा। तो क्लास 12th का आज जो हमने ये चैप्टर लिया है, इसका आज जो हमने देखा है ये केवल और केवल एक बेसिक है। अब संबंध के प्रकार हमने पढ़ लिए। अब आगे की क्लास में हम प्रश्नमाला 1.1 के क्वेश्चन करेंगे और उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।